प्रोनाउन के पार्ट 10 में हम चल रहे हैं। जो अगला प्रयोग है व्हिच का। व्हिच का मतलब होता है जो या जिसे। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, दिस इज द ट्री। दिस इज द ट्री, यह वही पेड़ है। व्हिच मोहन सोल्ड यस्टरडे। जिसे मोहन ने क्या किया? कल बेच दिया। यहां पर व्हिच जो आया किसके लिए आया? पेड़ के लिए आया। तो व्यक्ति को छोड़ करके अन्य जो भी चीज आएगा उसके लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर व्हिच का प्रयोग करेंगे वहां पर भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, जो या जिसे के अर्थ में यहाँ दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। और एग्जाम्पल देखिए, द बुक। अब देखिए बुक आया है, शुरू में दी आया है, इस दी का मतलब वह। यहाँ पर क्या बताया है कि वह के अर्थ में उस नाउन के पहले दैट का प्रयोग न करें जब उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया हो। तो द बुक व्हिच या दैट you are reading is very useful for learners of English। वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो बहुत उपयोगी है अंग्रेजी के लर्नर्स के लिए, जो अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो यहाँ बुक है तो उसके जगह पर जो या जिसे के लिए दैट का प्रयोग किया। तो इसमें ऐसा नहीं प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पर दैट बुक व्हिच, ये प्रयोग गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वह के अर्थ में दैट का प्रयोग गलत होता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आपने व्हिच का प्रयोग देखा कि व्हिच का प्रयोग व्यक्ति को छोड़ करके अन्य सभी के लिए किया जाता है। नोट में व्यक्ति के लिए यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तब प्रीपोजिशन का प्रयोग सिर्फ whom के पहले करें। किसके पहले? whom के पहले करें, न कि who या that के पहले। जब व्यक्ति के साथ रिलेटिव प्रोनाउन जो आ रहा है
प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है तो व्यक्ति के लिए whom के पहले ही, सिर्फ whom के पहले प्रीपोजिशन लगेगा, न कि who के पहले या that के पहले। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय with whom Ram goes to play। ठीक है। अगर यहां पर हु का जब प्रयोग करना रहेगा तब ध्यान दीजिएगा, हुम के पहले आया है, हु यहां पर नहीं आएगा, लेकिन हु का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे विथ, यहां पर नहीं देंगे। राम गोज टू प्ले, राम देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो राम गोज विथ द, राम गोज टू प्ले विथ द बॉय, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। ठीक है। तो व्यक्ति के पहले यदि प्रीपोजिशन देना है तो किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, whom का। एक और नोट देखिए, which के पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। which के पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द पेन which मोहन राइट्स तो अब कलम से लिखता है तो यहां पर which के पहले जो है हम with का प्रयोग कर देंगे, with which मोहन राइट्स, जिससे मोहन क्या करता है, लिखता है, यहां पर with लगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द ट्री, यह वही पेड़ है जिसके नीचे, तो के नीचे के अर्थ में अंडर आ रहा है, तो अंडर विच माय ग्रैंडफादर सैट, यह वही पेड़ है जिसके नीचे, अंडर विच, मेरे दादाजी बैठा करते थे। तो देखिए यहां पर विच के पहले कौन सा आपका प्रीपोजिशन आया, अंडर। तो प्रीपोजिशन लगा जब व्यक्ति के लिए करना हो तो whom के पहले, और व्यक्ति को छोड़कर अन्य के लिए जो विच आता है तो विच के पहले, दैट, हु, इस सब के पहले प्रयोग प्रीपोजिशन नहीं होता है। अगला देखें, इसमें हमने बताया था दैट के बारे में। दैट का प्रयोग जो, जिसने या जिसे के अर्थ में किया जाता है, सभी के लिए। सभी के लिए मतलब व्यक्ति हो या वस्तु हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, सब के लिए आएगा। इसीलिए हु के जगह पर भी दैट और विच के जगह पर भी दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज द पेन, पेन के लिए विच आएगा, विच, यहां पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर दैट भी प्रयोग आएगा।
which मोहन bought yesterday। यह वही कलम है, यह वही कलम है जिसे मोहन ने कल खरीदा। तो यहां पर कलम के लिए हम जो विच लाते हैं तो उसके जगह पर हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, दिस इज द स्टूडेंट। तो पर्सन है, पर्सन है तो हु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हु का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यह पर्सन किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में है तो हु के जगह पर हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हु भी ला सकते हैं या दैट भी। तो दिस इज द स्टूडेंट हु या दैट was playing here yesterday। यह वही छात्र है जो यहां कल खेल रहा था। तो यहां पर्सन देखिए हु का प्रयोग किए हैं, इसका मतलब वर्ब आ गया यहां पर। इसका मतलब है कि वर्ब आ रहा है तो इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो यदि व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में हो तो हु का प्रयोग, अब व्यक्ति यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हुम का प्रयोग। तो जब हुम का प्रयोग करते हैं तो वहां दैट नहीं प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग दो ही जगह, जहां हु आ रहा है उसके स्थान पर और जहां विच आ रहा है उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। और ये भी आप समझते हैं कि यदि यह पर्सन ऑब्जेक्ट रहता तो यहां पर हुम लगता और हुम के बाद क्या आता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता, इसका मतलब कि इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में रहता। तो इसको ध्यान रखना है, हु हुम में कंफ्यूजन नहीं हो। अगला प्रयोग देखेंगे, हुज का प्रयोग। हुज का मतलब होता है जिसका। तो जिसका कहेंगे इसका मतलब कि जिसका, जिसकी, जिसके। और बढ़ रहने पर जिनका, तो इसका मतलब कि जिनका, जिनकी, जिनके। किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। चूंकि हुज क्या है, हुज जो है सो पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस है, इसका मतलब प्लस नाउन, मतलब इसके साथ कोई नाउन अवश्य आएगा। हुज के बाद जब भी आएगा तो कोई नाउन अवश्य आएगा, क्योंकि यह पॉजेसिव केस में है। और हुज जो है सो अधिकार बताता है। पॉजेसिव केस क्या बताता है, अधिकार बताता है। तो एग्जाम्पल देखें, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज फादर, जिसके पिताजी। नाउन आया, बिल्कुल नाउन आना चाहिए। हुज का प्रयोग किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आया, पर्सन के लिए आया। और हुज जो है उसके बाद कोई नाउन अवश्य आएगा, क्योंकि यह पॉजेसिव केस में है। तो पॉजेसिव केस में हुज के साथ, पॉजेसिव केस के रूप में हुज के साथ कोई नाउन तो आना ही है, क्योंकि पॉजेसिव केस के साथ कोई नाउन अवश्य आता है। तो हुज फादर, जिसके पिताजी, इज ए डॉक्टर, जिसके पिताजी एक डॉक्टर है। हुज के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। हुज के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा।
हुज के पहले, तब व्यक्ति के पहले यदि प्रीपोजिशन आ रहा है करने के लिए तो किसका प्रयोग बताए? whom का, सिर्फ whom के पहले लगेगा, न who के पहले लगेगा, न that के पहले लगेगा, न whose के पहले लगेगा। तो व्यक्ति के साथ यदि प्रीपोजिशन आ रहा है तो whom के पहले प्रीपोजिशन, और अन्य चीज के पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तो which के पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो दो के साथ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, किसके किसके साथ? व्यक्ति रहने पर whom के पहले, और अन्य जो व्यक्ति को छोड़कर अन्य चीज रहने पर which के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है। तो whose फादर, जिसके पिताजी, तो whose जो है से एक तरह से क्या है? पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस के रूप में है रहता है, तो इसके साथ कोई नाउन जो है सो अवश्य आएगा ही। ठीक है, अब अगला प्रयोग देखें। बट, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब बट का प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है जो कि नहीं। यह व्यक्ति के लिए ही आता है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? जो कि नहीं मतलब हु डज नॉट, यह अर्थ होता है जो कि नहीं। अब प्रयोग देखिए इसका, व्यक्ति के लिए आ रहा है बट, जो कि नहीं के अर्थ में व्यक्ति के लिए, तो इसका मतलब कि इसका प्रयोग कैसा होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव अर्थ रखता है, जो कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो मदर बट loves her child। पर्सन है, तो बट का प्रयोग कौन अर्थ में हो रहा है? यहां बट का मतलब हो रहा है हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। अब इसका मतलब समझिए, देयर इज नो मदर, कोई माँ नहीं है, कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, ऐसी कोई माँ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। इसका मतलब हुआ कि सभी माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है। तो देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड, तो बट लव्स हर चाइल्ड का मतलब हो गया हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, ऐसी कोई माँ नहीं है। इसका मतलब सभी माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। एक और एग्जाम्पल देखें, देयर इज नो सिंगर, कोई गायक नहीं है, बट रिगार्ड्स मोहम्मद रफी। अब देखिए तो, कोई ऐसा सिंगर नहीं है जो कि मोहम्मद रफी को आदर नहीं करता है, कोई ऐसा गायक नहीं। इसका मतलब कि सभी गायक जो है, एवरी सिंगर रिगार्ड्स मोहम्मद रफी। तो यहां बट रिगार्ड्स मोहम्मद रफी का मतलब क्या हो गया? हु डज नॉट, तो डू नॉट डज नॉट के बाद भर पहिया रूप में ना जाता है, रिगार्ड मोहम्मद रफी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी सिंगर
रिगार्ड्स मोहम्मद रफी, इसका मतलब ये हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन में बट का प्रयोग जो किया जाता है, जो कि नहीं के अर्थ में व्यक्ति के लिए किया जाता है। चूंकि इसका अर्थ जो कि नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है, निगेटिव अर्थ में होता है। ठीक है, अगला प्रयोग देखिए। अगला प्रयोग है द टाइम व्हेन। में व्हेन का मतलब होता है जब, जब से ही टाइम का बोध होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द टाइम, यह वही समय है, व्हेन मोहन कम्स टू प्ले, जब मोहन खेलने के लिए आता है। तो द टाइम व्हेन, इस द टाइम व्हेन का मतलब हो गया वही समय जब मोहन यहाँ खेलने के लिए आता है। अगला प्रयोग है द मैटर व्हाट। तो यहाँ व्हाट का मतलब हो जाता है जो। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द मैटर, दिस इज द मैटर व्हाट ही सेड। दिस इज द मैटर, यह वही बात है जो उसने कहा। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि व्हाट के बाद जब भी सब्जेक्ट आ जाता हो तो व्हाट का मतलब हो जाता है जो। तो दिस इज द मैटर, यह वही मैटर है, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। अगला है द प्लेस वेयर। द प्लेस वेयर, यहां वेयर का मतलब हो जाएगा जहां। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, दिस इज द प्लेस वेयर I used to play cricket। क्या कहता है, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहां मैं क्रिकेट खेला करता था। यूज टू प्ले मतलब खेला करता था, यूज टू वॉक टहला करता था, यूज टू हेल्प मदद किया करता था, यूज टू टीच पढ़ाया करता था। इसका प्रयोग हमने मॉडल ऑक्सिलियरी में पढ़ाया है। द प्लेस वेयर। अगला है द रीजन व्हाई। रीजन माने कारण। द रीजन व्हाई, यहाँ व्हाई का मतलब हो जाएगा कोई चीज जिसके कारण या जिसके चलते या जिसके वजह से, यहाँ पर व्हाई का मतलब हो जाएगा। अगला रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई ही इज सैड। यह वही कारण है, वही कारण है जिसके चलते
जिसके चलते या जिसके कारण या जिसके वजह से वह उदास है। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज हैप्पी, यह वही कारण है जिसके चलते वह खुश है। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज गोइंग होम, यह वही कारण है जिसके वजह से वह घर जा रहा है। ठीक है, एज का प्रयोग वैसा, जैसा कि, जैसे एग्जाम्पल देखें, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, द सेम के साथ एज का प्रयोग करते हैं। दिस इज द सेम पेन एज योर्स, यह बिल्कुल वैसी ही कलम है जैसा कि तुम्हारी। तो यहां पर द सेम के साथ जो प्रयोग आया है एज का आया है, कब? जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। देखिए यहां पर वर्ब स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब वर्ब स्पष्ट रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं? पढ़ाए हैं कंजंक्शन चैप्टर में, द सेम के साथ। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम बुक, अब यहां पर देखिए कि एज देंगे कि दैट, मोहन was reading, द सेम के साथ एज का प्रयोग कब किया? जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट नहीं हो। लेकिन द सेम के साथ दैट का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब सब्जेक्ट और वर्ब स्पष्ट हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब स्पष्ट हो। तो इस एज का प्रयोग आपने पढ़ा, द सेम के साथ आया है, तो कब लगा है एज? जब उसके बाद आने वाला जो शब्द है उसमें वर्ब स्पष्ट नहीं हो। और जब वर्ब स्पष्ट हो तो द सेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसमें दैट का ही प्रयोग होगा। और जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो तो एज का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कुछ प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी प्रयोग आपके पास आपने देखा। अब अगले वीडियो में थोड़ा एडवांस जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बताएंगे, और पार्ट 11 जो है वह अंतिम प्रयोग होगा। तो प्रोनाउन में आपका कितना पार्ट है? 11 पार्ट है। 10 पार्ट को मैंने खत्म किया। 11वां पार्ट में कुछ डिटेल प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन का हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।